वेलकम बैक एवरीवन। आगे सब डिनर करके। गुड इवनिंग, वेलकम बैक। गुड इवनिंग, हेलो। यस, चलो आ जाओ। बाकी लोग कहाँ रह गए? तो एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, प्रेशर वेसल। ठीक है, लेकिन उसके पहले कंबाइंड लोडिंग का जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक देखा था, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग वाला, उसका एक क्वेश्चन कर लेंगे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रेशर वेसल्स। ठीक है, तो फटाफट से एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। चलो कर लेते हैं। A circular shaft of diameter 60 mm is subjected to static load consisting of bending moment 6 kilonewton meter and twisting moment 8 kilonewton meter. Determine equivalent bending and twisting moments and maximum normal and shear stress. तो आपको यहां क्या क्या चीजें दी हुई है बेटा? आपको डायामीटर दिया हुआ है कितना? 60 mm। बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है 6 किलो न्यूटन मीटर, यानी कि 6 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। अगर मैं किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन mm में कन्वर्ट करूं, देन इट विल बिकम 10⁶। वैसे ही ट्विस्टिंग मोमेंट 8 किलो न्यूटन मीटर, 8 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। ठीक है, तो आपको डी, एम और टी दिया है। सबसे पहले इक्विवेलेंट बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग मोमेंट निकाल के बता दो मुझे। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट एंड इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। तो एम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है दोस्त? एम इक्विवेलेंट इज हाफ ऑफ एम प्लस रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, है ना। अब यहां यूनिट ना अपन किलो न्यूटन मीटर ही रहने देते हैं, अपने को पूछा नहीं है किस यूनिट में निकालना है, बट हो सकता है किलो न्यूटन मीटर में ही निकालना हो, तो किलो न्यूटन मीटर ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 प्लस रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो एम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा दोस्त? रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर यानी कि 10। तो ये 8 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है क्या? इज इट 8 किलो न्यूटन मीटर? यस, वेरी गुड, 8 किलो न्यूटन मीटर। एंड टी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा दोस्त? रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो टी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 10 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा क्या? यस। तो हमने इक्विवेलेंट बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग मोमेंट निकाल लिया। अब हमें सिग्मा मैक्सिमम और टाउ मैक्सिमम निकालना है। अब चूंकि हमने इक्विवेलेंट बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग मोमेंट निकाल लिया है, तो सिग्मा मैक्सिमम और टाउ मैक्सिमम हम उनकी मदद से निकाल सकते हैं सीधे, राइट। अगर मुझे सिग्मा मैक्सिमम निकालना है तो सिग्मा मैक्सिमम हो जाएगा 32m इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब। m इक्विवेलेंट इज 8 किलो न्यूटन मीटर,
और डायामीटर दिया है 60 mm, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। तो यहां से यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा मैक्सिमम। कितना आ रहा है भैया? ये आ रहा है 377.26 मेगा पास्कल। 377.26 मेगा पास्कल। सिमिलरली हम टाउ मैक्सिमम निकाल सकते हैं 16t/πd³ करके। तो टाउ मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 16 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय πd³। तो यहां से टाउ मैक्सिमम कितना आ रहा है दोस्त? 235.78 मेगा पास्कल। 235.78 मेगा पास्कल। इतना आ रहा है क्या? 235.78 मेगा पास्कल। So this was the problem from combined bending and twisting। आसान था, कोई तकलीफ नहीं। तो अगले सवाल पर चलें क्या? Shall we move on to the next question? वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मतलब, नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम अगले चैप्टर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं दोस्त। और ये जो अगला चैप्टर है, दिस इज नोन एज प्रेशर वेसल, जिसमें इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं थिन एंड थिक प्रेशर वेसल क्या होता है एंड स्ट्रेसेस एंड डिफॉर्मेशन थिन सिलेंडर में कैसे निकालते हैं। ओके, प्रेशर वेसल क्या होता है सबसे पहले तो यह समझते हैं। वेसल का मतलब तो अपने को पता है ना, वेसल मतलब बर्तन यार। अगर आम भाषा में बोले तो वेसल का मतलब बर्तन होता है। हालांकि सिर्फ बर्तन नहीं होता है, वेसल मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप कोई चीज को स्टोर कर सको। जैसे अगर मैं टैंक की बात करूं तो टैंक इज ऑल्सो अ वेसल। अगर आप अपने घर का सिलेंडर देखें देन दैट इज ऑल्सो अ वेसल। प्रेशर कुकर वेसल। तो कोई भी चीज जिसमें हम किसी सामान को स्टोर कर रहे हैं उसको वेसल बोलते हैं। अब प्रेशर वेसल बोलने का मतलब क्या है? प्रेशर वेसल यानी कि ऐसा वेसल जिसके ऊपर प्रेशर लग रहा हो। ऐसा वेसल जिसके ऊपर प्रेशर लग रहा हो। अब ऐसा वेसल कौन सा हो सकता है जिसके ऊपर प्रेशर लग रहा हो? अब ये जो प्रेशर है ये अंदर से भी लग सकता है, बाहर से भी लग सकता है। ठीक है, इट कैन बी एन इंटरनल प्रेशर, इट कैन बी एन एक्सटर्नल प्रेशर। यस, ऑयल टैंकर जैसा आप बोल रहे हैं, उसमें अंदर से प्रेशर लग रहा है। अंदर तेल भरा हुआ है, फ्लूइड है, जो कि उस टैंकर की वॉल पे कुछ प्रेशर लगाएगा। प्रेशर कुकर जिसमें हम खाना बनाते हैं, प्रेशर कुकर में अंदर जब स्टीम बन रही है तो जो कुकर है उसके ऊपर अंदर से प्रेशर लग रहा है। और एग्जांपल, एलपीजी सिलेंडर, आपके घर में एलपीजी सिलेंडर आता है जो कि काफी महंगा हो गया है। तो वो जो एलपीजी सिलेंडर है उसमें भी अंदर जो फ्लूइड भरा है वो हाई प्रेशर पे भरा है, अंदर से प्रेशर लग रहा है। यस, बलून में अंदर जो हवा भरी है वो हाई प्रेशर में भरी हुई है, प्रेशर लग रहा है। और एग्जांपल, अच्छा मुझे कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हो जहां बाहर से प्रेशर लग रहा है, वेसल में बाहर से प्रेशर लग रहा है, ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो? बाहर से कोई प्रेशर लगने वाला एग्जांपल? एक्सटर्नल प्रेशर का एग्जांपल दो। स्कूबा डाइविंग करते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं
तो स्कूबा डाइविंग में यस, वैक्यूम टैंक इज ऑल्सो यस, सबमरीन, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने, सबमरीन। सबमरीन में बाहर से फ्लूइड का प्रेशर लग रहा है, राइट। फिर स्कूबा डाइविंग में जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहा है, उस सिलेंडर में अंदर से भी प्रेशर लग रहा है और बाहर से भी प्रेशर लग रहा है, हाँ कि ना। दैट इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब प्रेशर वेसल में अंदर से भी प्रेशर लग सकता है और बाहर से भी प्रेशर लग सकता है। यस, एनी वेसल विच इज सबमर्ज्ड इन वाटर, इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल प्रेशर। अब अगर उसमें अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ है, देन इट विल बी सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल प्रेशर। सो प्रेशर वेसल्स में इंटरनल प्रेशर भी हो सकता है, एक्सटर्नल प्रेशर भी हो सकता है। हालांकि मोस्टली हम जो केसेस देखते हैं, डिफॉल्ट केसेस जो हम देखते हैं, दे आर केसेस ऑफ इंटरनल प्रेशर। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटरनल प्रेशर ही लगे, एक्सटर्नल भी लग सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस हम बाय डिफॉल्ट, हम जो फॉर्मूला बनाने के लिए भी हम जो केस अज्यूम करते हैं, उसमें हम इंटरनल प्रेशर का केस लेते हैं, क्योंकि मोस्टली तो इंटरनल प्रेशर ही लगेगा ना। जहां पानी में बॉडी चली गई है उसको छोड़ के बाकी सारे केसेस में तो इंटरनल प्रेशर ही लग रहा है कि नहीं। क्या ये मेरा पॉइंट आपको क्लियर है? तो प्रेशर वेसल्स का मतलब क्या है, ये क्लियर है आपको। अब इस चैप्टर में हम ऐसे बॉडीज की बात करेंगे जिनमें प्रेशर की वजह से स्ट्रेसेस और डिफॉर्मेशन आ रहा है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने लोड की वजह से, फोर्स की वजह से, मोमेंट की वजह से स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिराइव किया है, बट हमने अभी तक वो फॉर्मूला नहीं डिराइव किया जिसमें बॉडी में प्रेशर लग रहा है। जैसे मान लीजिए ये सिलिंड्रिकल बॉडी है, इसके अंदर मैं जबरदस्त कंप्रेस्ड एयर भर दूं या मैं कोई फ्लूइड भर दूं, तो इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा, डिफॉर्मेशन आएगा। तो उस केस में स्ट्रेस का फॉर्मूला, डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो इस चैप्टर में हमें यह पढ़ना है। प्रेशर वेसल मतलब एक ऐसी बॉडी जिसमें प्रेशर की वजह से स्ट्रेसेस और डिफॉर्मेशंस आ रहे हैं, तो उनका फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं। ओके, अब प्रेशर वेसल दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं, थिन प्रेशर वेसल, थिक प्रेशर वेसल। ये डिवीजन किस बेसिस पे होगा, ध्यान से समझिएगा। इस डिवीजन को हम किस बेसिस पे कर रहे हैं तो हम इसके डायामीटर टू थिकनेस रेशियो पे कर रहे हैं। देखिए, वेसल है मतलब अंदर से खोखला होना जरूरी है ना, वेसल है मतलब अंदर से खोखला होना जरूरी है। तो मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है। ये सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है। दोनों केस में अगर मैं क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा तो ऐसा ही बनेगा। तो अगर मैं इसका डायामीटर टू थिकनेस रेशियो देखूं, लेट्स से दिस इज थिकनेस एंड दिस इज डायामीटर। तो अगर थिकनेस लेस देन और इक्वल टू D/20 है, तो हम उसको थिन प्रेशर वेसल बोलेंगे। लेकिन अगर यही थिकनेस डायामीटर बाय 20 से ज्यादा हुई, तो हम इसको थिक प्रेशर वेसल बोलेंगे। ठीक है, तो थिन प्रेशर वेसल और थिक प्रेशर वेसल में हम डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हैं, किसको थिन की कैटेगरी में रखेंगे? अगर D/20 से कम थिकनेस है या उसके बराबर थिकनेस है तो थिन प्रेशर वेसल, और इससे ज्यादा थिकनेस हो गई तो थिक प्रेशर वेसल। जैसे अगर मान लीजिए डायामीटर 100 mm है और थिकनेस 5 mm या उससे कम है तो थिन, लेकिन अगर 5 mm से ज्यादा है तो थिक। अब सवाल यह उठता है कि भाई ठीक है, इसकी थिकनेस कम है, इसकी थिकनेस ज्यादा है,
लेकिन हम इनको दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रख क्यों रहे हैं? कोई रीजन होगा ना। ऐसे ही थोड़ी कि अच्छा चलो ये पतला है तो थिन प्रेशर वेसल बोल देते हैं, मोटा है तो अरे भाई, अगर हमें कोई अंतर नहीं दिखे तो फिर हमें थिन और थिक बोलने की जरूरत क्या है? हम तो सिर्फ प्रेशर वेसल बोल के काम चला सकते हैं। तो कोई तो रीजन होगा ना कि हम इनको दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। तो वो रीजन क्या है? आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? कई बार मैं बच्चों से सवाल पूछता हूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थिन एंड थिक प्रेशर वेसल, तो बच्चे बोलते हैं इसकी थिकनेस कम है और इसकी थिकनेस ज्यादा है। अरे भाई, वो अंतर थोड़ी हुआ, वो अंतर थोड़ी हुआ। ये तो वही बात होगी ना कि लड़का और लड़की में क्या अंतर होता है, ये लड़का है और ये लड़की है। अरे भाई, वो अंतर थोड़ी हुआ। अंतर क्या हुआ? ये थिन है और ये थिक है, ये अंतर थोड़ी हुआ भाई। अगर तुम बोल रहे हो कि इसकी थिकनेस कम है, इसकी थिकनेस ज्यादा है, तो एक तरीके से तुम यही तो बता रहे हो ना मुझे कि ये थिन है और ये थिक है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि थिन और थिक में अंतर क्या है, और तुम मुझे जवाब में यही बोल रहे हो कि ये थिन है और ये थिक है, यही अंतर है। मेरी बात समझ में आ रही है कि ये अंतर नहीं है भाई, ये इन दोनों को पहचानने का तरीका है कि हाँ भैया इसकी थिकनेस कम है, इसकी थिकनेस ज्यादा है, लेकिन उनमें अंतर क्या है? कोई अंतर होगा, इसीलिए तो दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रख रहे हैं ना। तो डिफरेंस ये नहीं है। तो अब आज की क्लास के बाद जब भी आपसे कोई पूछेगा ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थिन एंड थिक प्रेशर वेसल, तो बिल्कुल ये मत बोलिएगा कि दिस इज थिन एंड दिस इज थिक। रट से एक मतलब समझ रहे हो ना, ये वही वाला जवाब हो गया कि ये लड़का है और ये लड़की है, ये अंतर है। तो सवाल ये है कि थिन और थिक प्रेशर वेसल में अंतर क्या है, तो आप जवाब सुनिए कि अंतर क्या है। ठीक है, थिन और थिक प्रेशर वेसल को अलग अलग कैटेगरी में हम इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि दोनों केसेस में स्ट्रेसेस का कैलकुलेशन हम अलग तरीके से करते हैं। अब हम अलग तरीके से कैसे करते हैं ये समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एक थिक प्रेशर वेसल की बात करूं तो यहां जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं वो हर पॉइंट पे अलग अलग होते हैं। इनर सरफेस से लेके आउटर सरफेस तक अगर मैं डिफरेंट पॉइंट्स को कंसीडर करूंगा देन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस विल बी डिफरेंट। अगर मैं आपको डायग्राम बना के शो करूं तो इनर सरफेस से आउटर सरफेस तक कुछ इस प्रकार से स्ट्रेस वैरी कर सकता है। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमेशा ऐसे ही वैरी करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इट डिपेंड्स, हमेशा ऐसा वैरी करना जरूरी नहीं है। मैं वापस से बोल रहा हूं, इट डिपेंड्स, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि यहां जो स्ट्रेस का वेरिएशन है वो कुछ इस प्रकार से पैराबोलिक होता है, मतलब अंदर के सरफेस से बाहर के सरफेस तक स्ट्रेसेस की वैल्यू जो है वो वैरी करती है। लेकिन अगर ये थिकनेस कम हो जाए, अभी ये थिकनेस बहुत ज्यादा ली है मैंने, अगर ये थिकनेस कम हो जाए, कम होते 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 क्या मैं ये मान सकता हूं कि ये डिफरेंस जो है वो लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा? स्ट्रेसेस का जो डिफरेंस आ रहा है, अरे हाँ ना, कुछ तो बोल लो यार। अगर ये थिकनेस बहुत ज्यादा है तो ये डिफरेंस भी बहुत ज्यादा दिखेगा, लेकिन अगर मैं इस थिकनेस को कम करता जाऊं, कम करता जाऊं, कम करता जाऊं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस पूरे क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेसेस जो हैं वो लगभग बराबर हो जाएंगे? लगभग 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 बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना? यस, वही स्मॉल एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट। थिकनेस इतनी कम हो गई है कि डिफरेंस बहुत ज्यादा रह नहीं गया। तो अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा रह नहीं गया तो फिर यहां मैं मान लूंगा कि स्ट्रेसेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड।
क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? आदित्य, आपने जो बोली बात वो एकदम सही है कि थिकनेस हम ज्यादा इसीलिए ही कर रहे हैं ताकि यहां प्रेशर हम ज्यादा अप्लाई कर सकें, ठीक है, और यहां प्रेशर कम है। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? थिन और थिक प्रेशर वेसल का अंतर क्लियर है क्या सबको? डिफरेंस समझ में आया क्या? डिफरेंस समझ में आया क्या? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? Stresses can be assumed to be uniformly distributed in thin pressure vessel, but in thick pressure vessel, stresses are not uniformly distributed. They are parabolically distributed. ठीक है? इसी चीज को शब्दों में यहां मैंने बयान किया है। In thin pressure vessel, due to very small wall thickness compared to internal diameter, the normal stresses in radial direction are assumed to be uniformly distributed over the wall thickness. In thick pressure vessel, the normal stresses vary from inner surface to outer surface of the wall. Okay? Clear है ये चीज? इसीलिए दोनों केसेस में जो स्ट्रेसेस का डेरिवेशन होता है एकदम अलग होता है। यहां स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहां पैराबोलिक वेरिएशन मिल रहा है। तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें कई सारे अजम्पशंस लेने पड़ जाते हैं, फिर कुछ तो भी करके हमारा फॉर्मूला डिराइव होता है। बट घबराने की जरूरत नहीं है, थिक प्रेशर वेसल हमारे सिलेबस में है ही नहीं। हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ थिन प्रेशर वेसल पढ़ना है। टाडा! क्या आपको यह जानकर खुशी हुई? क्योंकि थिन प्रेशर वेसल में फॉर्मूले का डेरिवेशन काफी आसान है। हम पूरा डेरिवेशन करेंगे और वहां से हम स्ट्रेसेस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो यहां फॉर्मूला डिराइव करना आसान है, यहां फॉर्मूला डिराइव करना मुश्किल है, लेकिन अपने को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि थिक प्रेशर वेसल अपने सिलेबस में है ही नहीं। ओके, तो अब आते हैं थिन प्रेशर वेसल में। अब थिन प्रेशर वेसल भी दो टाइप के हो सकते हैं। वैसे तो प्रेशर वेसल का शेप और साइज काफी अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन हम अगर देखें जनरल केस में दो टाइप का शेप हो सकता है, या तो वो सिलिंड्रिकल हो सकता है या फिर वो स्फेरिकल हो सकता है। ओके, सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल एंड स्फेरिकल प्रेशर वेसल। हालांकि गेट के सिलेबस में अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं सिर्फ सिलिंड्रिकल लिखा हुआ है, थिन सिलेंडर लिखा हुआ है, बट अपन स्फेरिकल प्रेशर वेसल भी पढ़ लेंगे क्योंकि कोई भरोसा नहीं है भाई। अगर स्फीयर का सवाल आ गया तो आप बोल नहीं सकते कि ये तो सिलेबस में मेंशन नहीं है। वो बोल देंगे कि भाई कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए था, इतना तो कोई बहुत मुश्किल है नहीं। ठीक है, तो हम दोनों देखेंगे, हम सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल भी देखेंगे और स्फेरिकल प्रेशर वेसल भी देखेंगे, क्योंकि अगर आप सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल समझ जाते हो तो फिर स्फेरिकल प्रेशर वेसल में ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। ओके, तो इसीलिए मैं ऐसा मत सोचना कि सर आप टाइम पास काहे करा रहे हो, अगर सिलेंडर मेंशन है तो खाली सिलेंडर पढ़ाओ ना, फिर स्पीयर क्यों पढ़ा, ऐसे तो फिर थिक भी मेंशन नहीं है तो थिक भी पढ़ाओ। तो मेरे भाई अगर मैं थिक पढ़ाने जाऊंगा वहां टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। सिलेंडर के साथ स्फीयर में फ्री इसीलिए बांट रहा हूं क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है, तो इसलिए लगे हाथ ये कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो हम सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल का एनालिसिस करेंगे। क्या एनालिसिस करेंगे? हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो स्ट्रेसेस और दूसरा डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन बोले तो उसकी लेंथ चेंज हो रही है, उसका डायामीटर चेंज हो रहा है, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ये सब निकालना है। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल। ओके, ये रहा आपके सामने एक खूबसूरत सा थिन सिलेंडर। तो मान लीजिए हम एक सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल को यूज कर रहे हैं एक हाई प्रेशर के फ्लूइड को स्टोर करने के लिए। तो अभी हम इसमें सिर्फ इंटरनल प्रेशर अप्लाई करेंगे। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रेशर वेसल में सिर्फ इंटरनल प्रेशर हो सकता है एक्सटर्नल प्रेशर भी लगे, और मैं आपको ऐसा सवाल भी करवाऊंगा, लेकिन फॉर्मूला हम लोग यही अज्यूम करके डिराइव करेंगे कि इसमें क्या लग रहा है, सिर्फ इंटरनल प्रेशर लग रहा है।
तो मान लीजिए एक सिलेंडर है जिसके अंदर हाई प्रेशर का एक फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? हाई प्रेशर का एक फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये जो हाई प्रेशर का फ्लूइड है, ये हर डायरेक्शन में इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से प्रेशर लगा रहा होगा। ठीक है कि नहीं है? और अभी हम अज्यूम करके चलेंगे कि इसका ढक्कन बंद है। ढक्कन बंद करने का मतलब क्या है? देखो, अगर इसका ढक्कन खुला होगा ना, तो लेंथ की डायरेक्शन में आपको कोई स्ट्रेस नहीं मिलेगा। वैसे तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर अगर ढक्कन खुला होगा तो हाई प्रेशर की फ्लूइड तो बाहर निकल जाएगी ना। लेकिन अगर मान लीजिए किसी तरीके से फ्लूइड को आपने अंदर रख भी लिया, तो लेंथ की डायरेक्शन में फिर कोई स्ट्रेस नहीं आएगा क्योंकि ढक्कन खुला हुआ है ना। तो अभी हम अज्यूम करके चलेंगे कि ढक्कन बंद है। तो इसमें एक हाई प्रेशर का फ्लूइड भरा है जिसका प्रेशर कितना है? तो मान लीजिए इसका प्रेशर है P। कितना है? P। व्हाट इज P? P इज द इंटरनल गेज प्रेशर। अब मैं गेज प्रेशर बोल रहा हूं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को समझ में ना आए। जिनको समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा हुआ है। जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको मैं समझा देता हूं। देखिए, हम जब प्रेशर मेजर करते हैं ना, तो हमारे पास मेजरमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हमें यह बताते हैं कि एटमॉस्फेयर के प्रेशर से एक्स्ट्रा कितना प्रेशर है ना। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसको हम 0 मान के चलते हैं और हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर कितना प्रेशर है। तो अगर कहीं एटमॉस्फेयर के बराबर प्रेशर है तो हम यहां बोलेंगे कि यहां 0 प्रेशर है। गेज प्रेशर कितना है? यहां पे 0 है। गेज नाम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं ना, यूजुअली उनको गेज बोला जाता है। ठीक है, तो उस इंस्ट्रूमेंट से जो प्रेशर मिल रहा है उसी को गेज प्रेशर बोल देते हैं। तो आपको अगर कहीं एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर प्रेशर मिल रहा है तो गेज प्रेशर कितना है? 0। तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको यही बताता है कि एटमॉस्फेयर के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर किसी बॉडी के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हवा भरी है तो वहां आपको स्ट्रेस या डिफॉर्मेशन मिलेगा क्या? अभी ये खोखला सिलेंडर है ना, ये खोखला सिलेंडर है, तो मतलब इसके अंदर हवा तो होगी, तो क्या इसमें स्ट्रेस लग जा रहा है? क्या इसमें डिफॉर्मेशन आ जा रहा है? बताओ, ये खोखला सिलेंडर है, क्या इसमें स्ट्रेस लग रहा है? क्या इसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है? बताओ बताओ बताओ। नहीं आ रहा है ना। तो भैया स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन कब आएगा? जब इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर पे हवा भरोगे तब आएगा ना। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर पे अगर हवा जाएगी तो क्या होगा? वो जो हवा है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस है। तो हवा जो है वो अंदर से बाहर जाने की कोशिश करेगी, तब वो इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, इस बॉडी को डिफॉर्म करेगी, इस बॉडी पे स्ट्रेस डेवलप करेगी। तो आपको यहां जो स्ट्रेस मिलेगा वो गेज प्रेशर की वजह से मिलेगा। क्लियर है ये चीज? एटमॉस्फेयर के ऊपर एक्स्ट्रा कितना प्रेशर है उसकी वजह से स्ट्रेस मिलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है क्या मेरी? क्लियर है एकदम। ओके, मान लीजिए इसका इंटरनल डायामीटर d है और थिकनेस t है। इंटरनल डायामीटर d है और थिकनेस t है। अब आप बोलोगे सर इंटरनल डायामीटर क्यों, एक्सटर्नल डायामीटर क्यों नहीं? तो मेरे भाई, अगर ये थिन प्रेशर वेसल है तो इसके इंटरनल और एक्सटर्नल डायामीटर में कोई बहुत खास डिफरेंस तो होगा नहीं, हाँ कि ना? तो वैसे तो ये मीन डायामीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीन डायामीटर होना चाहिए। बट अगर मैं इंटरनल डायामीटर भी बोल दूं तो बुरा नहीं मानना है। क्या नहीं मानना है?
बुरा नहीं मानते। ओके, तो इसको मैं इंटरनल डायामीटर ले लेता हूं, ठीक है, एंड टी इज वॉल थिकनेस। ओके, चलो अब आते हैं डेरिवेशन पे। सबसे पहले हम स्ट्रेसेस का डेरिवेशन करेंगे। ओके, अब पहले तो यह समझते हैं कि जब इस सिलेंडर के अंदर हवा भरेगी तो इसमें स्ट्रेसेस कौन कौन से डेवलप होंगे। ओके, अब इसको समझने के लिए ना मैं आपको एक बहुत जबरदस्त ट्रिक बताता हूं। अगर आपको स्ट्रेसेस समझने हैं ना तो आप डिफॉर्मेशन से जोड़ के समझिए। अल्टीमेटली स्ट्रेस जो है वो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए डेवलप होता है। तो आप अगर स्ट्रेसेस को समझना चाहते हैं तो डिफॉर्मेशन से जोड़ के समझिए। जैसे अगर मान लीजिए इस बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो रही है, मतलब लेंथ की डायरेक्शन में एक टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, हाँ कि ना। अगर मैं इस बॉडी को पकड़ के खींच रहा हूं तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो लेंथ की डायरेक्शन में एक टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो आप अगर डिफॉर्मेशन से जोड़ के देखेंगे तो आपको स्ट्रेस जल्दी समझ में आएगा। तो अब मुझे ये बताइए अगर मैं इस सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर पे हवा भर दूं या कोई भी फ्लूइड भर दूं तो इसमें किस किस प्रकार का डिफॉर्मेशन आएगा, किस किस प्रकार का डिफॉर्मेशन का आएगा, बताइए बताइए। अच्छा, इसकी लेंथ भी है ना, कि लेंथ तो हम लोगों ने ली ही नहीं। ये तो गिवन है ना भाई कि L इज लेंथ, लिखने की जरूरत है क्या? समझ जाओ भाई, L लेंथ है। क्या क्या डिफॉर्मेशन आएगा? अरे सभी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, लेकिन क्या क्या आएगा बता दो ना। इसकी लेंथ चेंज होगी, लेंथ चेंज होगी, यस, लेंथ चेंज होगी। इसका डायामीटर चेंज होगा, यस, डायामीटर चेंज होगा। इसकी थिकनेस चेंज होगी, यस, थिकनेस भी चेंज होगी। लेंथ इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? लेंथ इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? लेंथ इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। जाहिर सी बात है भाई, अंदर से अगर हवा प्रेशर लगाएगी तो लेंथ तो इंक्रीज होगी। डायामीटर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डायामीटर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डायामीटर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? वेरी गुड, इंक्रीज होगा। भाई डायामीटर भी इंक्रीज ही होगा जब हवा बाहर निकलने की कोशिश करेगी। थिकनेस इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? 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 यस, थिकनेस डिक्रीज होगी। अब ध्यान से देखिए, अगर डायमेंशन में चेंज आ रहा है मतलब कि नॉर्मल स्ट्रेन है यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस है ना। अगर शेप में चेंज आता है मतलब शियर स्ट्रेन है यानी शियर स्ट्रेस है। और डायमेंशन में चेंज आता है मतलब नॉर्मल स्ट्रेन है, नॉर्मल स्ट्रेस है। तो मेरे भाई यहां आपको 3 डायमेंशन में चेंज देखने को मिल रहा है। तो यहां 3 नॉर्मल स्ट्रेसेस आ रहे हैं जिसमें से 2 टेंसाइल हैं और 1 कंप्रेसिव है। क्या आपने यह चीज समझ ली? लेंथ इंक्रीज हो रही है मतलब इस डायरेक्शन में एक टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है। डायमीटर इंक्रीज हो रहा है मतलब इस डायरेक्शन में एक टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है। थिकनेस रिड्यूस हो रही है तो इस डायरेक्शन में एक कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है। तो मैंने लॉजिकली तो आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की। अब इसको मैं डायग्राम बना के समझाता हूं। ओके,
तो हम इस सिलेंडर को ना ऐसे और ऐसे कट कर देते हैं। हम इसको ना दो सेक्शन लेके कट कर रहे हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, पहले मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट किया, फिर मैंने वर्टिकल प्लेन से कट किया। अब मैं इस 1/4 हिस्से को देख रहा हूं, तो मुझे कुछ ऐसा नजारा दिखेगा क्या? मैंने कौन कौन से प्लेन से इसको कट किया है, ध्यान से देखिएगा। मैंने इसको इस वर्टिकल प्लेन से भी कट कर दिया और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी कट कर दिया। और जहां जहां कट लगा है वहां वहां आपको स्ट्रेसेस देखने को मिल रहे होंगे। वर्टिकल प्लेन में कौन सा स्ट्रेस आएगा मेरे भाई? मुझे जल्दी बताओ यार, वर्टिकल प्लेन में कौन सा स्ट्रेस आएगा? वर्टिकल प्लेन में कौन सा स्ट्रेस आएगा? वर्टिकल प्लेन में, इस प्लेन में, यानी कि इस वाले प्लेन में कौन सा स्ट्रेस आएगा भाई? कौन सा स्ट्रेस आएगा रे बाबा? इस प्लेन में, इस प्लेन में कौन सा स्ट्रेस आएगा? इस प्लेन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस आएगा, क्योंकि ये लेंथ की डायरेक्शन है ना। वेरी गुड। तो इस स्ट्रेस को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? सिग्मा एल विल बी नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा प्लेन है? ये देखिए, मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूं ना, ऐसे कट कर रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा कट करने के बाद जो मेरे को प्लेन दिख रहा है ना, मेरे पास अभी चाकू है, मैं लेके आता हूं चाकू। यस, मिल गया है चाकू। तो मैं इसको कट करके भी दिखाता हूं आपको। पूरा नहीं कट करूंगा, तो देख सकते हैं आप, मैं इसको कट कर रहा हूं। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए देखिए मेरे को क्या क्या करना पड़ता है। यस, अब देखिए मैंने सिलेंडर को कट कर दिया है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो प्लेन देखा था वो ये वाला प्लेन था, लॉन्गिट्यूडिनल वाला प्लेन। ठीक है, अब ये वाला जो प्लेन है, ये प्लेन दिख रहे हैं ना? ये दो प्लेन दिख रहे हैं क्या? इसको कलर करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, तो आप ऐसे ही समझ जाइए। ठीक है, ये एक प्लेन और ये एक प्लेन, ये दो प्लेन दिख रहे हैं क्या? है ना? ये एक प्लेन, ये ऐसा था, मैंने इसको ऐसा कट मारा, तो ये एक प्लेन और ये एक प्लेन, है ना? ये वाले प्लेन है। ये कहाँ गया रे पेन? ये वाले प्लेन है ये और ये। ठीक है, अब ये जो दोनों प्लेन हैं, इनमें जो स्ट्रेस आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस। नाउ व्हाई डू वी कॉल इट सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस? अब ध्यान से समझिएगा। ओके बेटा, ये जो प्रेशर है, मैंने आपको बोला था ये डायामीटर इंक्रीज कर रहा है। एक्चुअल में ये डायामीटर इंक्रीज नहीं कर रहा है, ये इसके पूरे सरकमफेरेंस को इंक्रीज कर रहा है ना, पूरे सरकमफेरेंस को इंक्रीज कर रहा है। ऐसा हो रहा है ना ये? हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस।
पूरा सरकमफेरेंस इंक्रीज हो रहा है। यस। तो बेटा ये जो स्ट्रेस मिल रहा है हमको ऐसा कट करने के बाद इस प्लेन और इस प्लेन में, ये देखिए ये मेरा सिलेंडर है ना, तो ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, ठीक है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट ये वाला मेरा वो प्लेन था जिसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस आ रहा था, और ये प्लेन और ये प्लेन वो प्लेन है जिसमें सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस आ रहा है ना। यस। तो ये जो स्ट्रेस है इसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस या हुप स्ट्रेस, इट इज ऑल्सो नोन एज हुप स्ट्रेस। अब हुप स्ट्रेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो शेप बनता है ना इसको हुप बोलते हैं। आप लोगों ने बचपन में आई डोंट नो वो खेल खेला है कि नहीं, एक रिंग को कमर में चारों तरफ ऐसे लगा के ऐसे 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 करते हैं और कौन कितनी देर तक उसको होल्ड करता है ना, उसको हुला हुप बोलते हैं ना, उस गेम को हुला हुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ऐसी रिंग होती है ना, इसी दिस इज नोन एज हुप। तो इस रिंग टाइप की बॉडी में ही ये वाला स्ट्रेस डेवलप होता है, तो इसीलिए इसको हुप स्ट्रेस बोल दिया गया है, विच इज ऑल्सो नोन एज सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, क्योंकि ये सरकमफेरेंस के बढ़ने को रेजिस्ट करने के लिए डेवलप हुआ है ना, तो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस। अब लेकिन इसमें एक तीसरा स्ट्रेस भी डेवलप होगा। देखिए हमने इस सिलेंडर पे इस वाले प्लेन में स्ट्रेस देख लिया, इस वाले प्लेन में स्ट्रेस देख लिया, लेकिन एक बात बताओ, ये सरफेस दिख रहा है आपको, सिलिंड्रिकल सरफेस अंदर का, ये सरफेस दिख रहा है जो अंदर का सरफेस है जिसमें मैं उंगली रखा हूं, जिस सरफेस को मैं उंगली से टच कर रहा हूं, ये बेटा इस सरफेस के ऊपर भी तो स्ट्रेस लग रहा है ना, प्रेशर जो है वो इस सरफेस को भी तो, इस सरफेस के ऊपर भी तो फोर्स लगा रहा है ना, तो इस प्लेन पे भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा, इस प्लेन पे भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा। ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ये पूरा प्लेन, ये अंदर का पूरा कर्व्ड वाला प्लेन, इस प्लेन में जो स्ट्रेस डेवलप होता है इसको हम बोलते हैं रेडियल स्ट्रेस। अब ध्यान से देखिएगा, आपको एक बहुत बढ़िया चीज समझ में आएगी, ध्यान से देखिएगा, आपको एक बहुत बढ़िया चीज समझ में आएगी। एक बात बताओ, इस सरफेस पे अगर मैंने उंगली से 10 मेगापास्कल का प्रेशर लगाया, ठीक है, अगर मैंने इस सरफेस पे उंगली से 10 मेगापास्कल का प्रेशर लगाया, तो इस सरफेस पे स्ट्रेस कितना होगा, इस सरफेस पे, ये कर्व्ड सरफेस जो आपको दिख रहा है ना, ये कर्व्ड सरफेस जो आपको दिख रहा है, उंगली से अगर मैं इस पे 10 मेगापास्कल का प्रेशर लगाऊं, तो बेटा इस सरफेस पे स्ट्रेस कितना डेवलप होगा 10 ही मेगापास्कल डेवलप होगा ना भाई। अगर मैं 10 मेगापास्कल का स्ट्रेस लगाऊं, फोर्स लगाऊंगा, प्रेशर लगाऊंगा, तो स्ट्रेस भी 10 मेगापास्कल ही डेवलप होगा ना भाई। जितना आप प्रेशर लगाओगे उतना ही स्ट्रेस आएगा, क्योंकि प्रेशर इज ऑल्सो दैट प्लेन डिवाइडेड बाय दैट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, प्रेशर इज ऑल्सो फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस इज ऑल्सो फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जिस सरफेस पे आप प्रेशर लगा रहे हो उसी सरफेस पे अगर आप स्ट्रेस निकालोगे तो वो प्रेशर के बराबर ही होगा ना। आप बोलोगे फिर तो ये हर प्लेन पे होना चाहिए, नहीं मेरे भाई, देखो मैं प्रेशर इस प्लेन पे लगा रहा हूं और अगर मैं स्ट्रेस दूसरे प्लेन पे निकालूं तो वहां का फॉर्मूला अलग आएगा, लेकिन मैं जिस प्लेन पे प्रेशर लगा रहा हूं उसी प्लेन पे अगर मैं आपसे बोलूं कि स्ट्रेस कितना है, मैं इस प्लेन पे प्रेशर लगा रहा हूं और इसी प्लेन पे मैं स्ट्रेस पूछूं तो फिर वो प्रेशर के बराबर हो जाएगा कि नहीं। मैं इस प्लेन को जितने प्रेशर से दबा रहा हूं इसमें उतना ही स्ट्रेस आ रहा होगा ना, बिकॉज प्रेशर इज ऑल्सो फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज ऑल्सो फोर्स अपॉन एरिया। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो रही है, क्या मेरी बात आपको क्लियर हो रही है। अगर मैं इसको दबा के इस प्लेन का स्ट्रेस पूछूंगा
तो वो अलग होगा। अगर मैं इसको दबा के इस प्लेन का स्ट्रेस पूछूंगा तो वो अलग होगा। लेकिन अगर मैं इसको दबा के इसी प्लेन का स्ट्रेस पूछूंगा देन इट विल बी इक्वल टू प्रेशर। आई थिंक आप लोगों को ये बात एकदम क्लियर हो गई है ना, एकदम क्लियर हो गई है कि रेडियल स्ट्रेस जो होगा वो प्रेशर के बराबर होगा, राइट। रेडियल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट is equal to the pressure, right? हाँ कि ना। तो अब मुझे ये बताइए कि इनर सरफेस पे प्रेशर कितना लग रहा है, इनर सरफेस पे प्रेशर कितना लग रहा है, P लग रहा है। तो एट एनी पॉइंट ऑन इनर सरफेस सिग्मा आर विल बी इक्वल टू माइनस पी। माइनस क्यों? क्योंकि ये कंप्रेसिव है। अरे भैया तुम यहां प्रेशर क्या लगा रहे हो, कंप्रेसिव लगा रहे हो ना, ये प्रेशर है तो प्रेशर तो कंप्रेस ही करेगा ना भाई। इस सरफेस को तो प्रेशर कंप्रेस ही करेगा ना, बाकी के सरफेसेस को एक्सपांड कर सकता है लेकिन इस सरफेस को तो वो कंप्रेस ही करेगा। तो भाई सिग्मा आर विल बी इक्वल टू माइनस पी एंड एट एनी पॉइंट ऑन आउटर सरफेस at any point on outer surface sigma r will be 0। अरे हां कि ना, आउटर सरफेस का अगर पॉइंट लोगे, बाहर प्रेशर कितना है, बाहर गेज प्रेशर कितना है, बाहर गेज प्रेशर 0 है ना भैया। अंदर गेज प्रेशर जो है वो P के बराबर है, लेकिन बाहर तो गेज प्रेशर 0 है ना, इट इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फियर। ऐसा हो सकता है कि किसी सवाल में बाहर से भी प्रेशर लग रहा है, मैंने आपको बोला ना मैं आपको ऐसा सवाल भी करवाऊंगा जहां अंदर भी प्रेशर लग रहा है बाहर से भी प्रेशर लग रहा है। लेकिन अभी डेरिवेशन के लिए आप मान के चलिए कि बाहर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा। तो अगर बाहर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा तो बाहर के सरफेस पे कोई भी पॉइंट अगर है तो उसके लिए सिग्मा आर की वैल्यू 0 होगी। अंदर के सरफेस पे सिग्मा आर की वैल्यू माइनस पी होगी, लेकिन बाहर के सरफेस पे सिग्मा आर की वैल्यू 0 होगी। यह बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यह बात आपको समझ में नहीं आई तो आगे डेरिवेशन समझने में दिक्कत होगी। तो अभी बता दीजिए क्या यह बात सबको क्लियर है कि सिग्मा आर प्रेशर के बराबर है, अंदर प्रेशर P है तो सिग्मा आर माइनस पी हो गया हर पॉइंट के लिए, और बाहर प्रेशर 0 है तो बाहर हर पॉइंट के लिए सिग्मा आर की वैल्यू हो गई 0। ओके चलिए, अब सिग्मा आर के लिए तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू है, सिग्मा आर का कोई हमें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें सिग्मा एल और सिग्मा सी ये तो डिराइव करना पड़ेगा ना भाई। तो डेरिवेशन करें, डेरिवेशन करें। चलिए डेरिवेशन करते हैं, चलिए डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम सिग्मा एल यानी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिराइव करेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कैसे डिराइव होगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एक सिलेंडर बनाएंगे। अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ ये डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा दिखेगा।
ठीक है। अब आपको यहां इंटरनल प्रेशर कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। अभी आप y डायरेक्शन के प्रेशर को भूल जाओ, अभी सिर्फ x डायरेक्शन का प्रेशर देखो। ठीक है, ध्यान से समझना क्या हो रहा है, ध्यान से समझना क्या हो रहा है। ओके, ये जो सिलेंडर है इसके अंदर हाई प्रेशर पे हवा भरी हुई है, इधर भी ढक्कन लगा है, इधर भी ढक्कन लगा हुआ है। तो जो प्रेशर है वो इसके ढक्कन, इस ढक्कन पे भी फोर्स लगा रहा है, इस ढक्कन पे भी फोर्स लगा रहा है। अभी ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए क्या? इस प्रेशर की वजह से यहां जो फोर्स लग रहा है और इस प्रेशर की वजह से यहां जो फोर्स लग रहा है, दे मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा ये, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा ये। अरे हाँ या ना बोलो यार, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा ये। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बीच से कट कर देते हैं, अब हम इसको बीच से कट कर देते हैं। ओके, अरे अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं बीच से इसको कट करके इसका ना एक साइड का डायग्राम बना रहा हूं। कौन सी साइड का डायग्राम बना रहा हूं? लेफ्ट साइड का बना रहा हूं। ठीक है, कौन सी साइड का बना रहा हूं? लेफ्ट साइड का बना रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा भाई, आपने इसको कट किया है तो कुछ ऐसा दिखेगा क्या? कुछ ऐसा दिखना चाहिए ना भाई, कट करने की वजह से। ऐसा दिखेगा ना कट लगने के बाद? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दिया करो यार, हैं? ऐसा दिखेगा? चलो अब ध्यान देना, ये प्रेशर है, लेफ्ट साइड प्रेशर की वजह से फोर्स आ रहा है। अब ये जो प्लेन आपने कट किया है, इस प्लेन में राइट साइड कुछ इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगे। इन्हीं इंटरनल फोर्सेस पर यूनिट एरिया को हम क्या बोल रहे हैं? सिग्मा एल बोल रहे हैं ना। जिस प्लेन से हमने इसको कट किया है, हमने इसको ऐसा बीच से कट किया खचाक, और फिर हम लोग ये वाले प्लेन को देख रहे हैं, ऐसा दिखेगा ना कट होने के बाद। इस प्लेन में इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं ना, लेफ्ट साइड जो फोर्स डेवलप हो रहा है इसको बैलेंस करने के लिए राइट साइड इस प्लेन में फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं। इसी फोर्स पर यूनिट एरिया को हमने नाम दिया है सिग्मा एल। अब मेरे भाई यहां भी समेशन ऑफ एफ एक्स जो है वो 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूं सिग्मा एल की वजह से राइट साइड जो फोर्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू पी की वजह से लेफ्ट साइड जो फोर्स आएगा? अरे हाँ ना यार, सिग्मा एल की वजह से जो राइट साइड फोर्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू पी की वजह से जो लेफ्ट साइड फोर्स आएगा। सिग्मा एल की वजह से राइट साइड कितना फोर्स आएगा मुझे जल्दी बता दीजिए। सिग्मा एल की वजह से राइट साइड कितना फोर्स आएगा? सिग्मा एल मल्टीप्लाइड बाय ये ग्रीन वाला एरिया होगा क्या? और ये ग्रीन वाला एरिया कितना हो जाएगा? पाई डी टी हो जाएगा। वेरी गुड शिव शंकर यार, वेरी गुड, पाई डी टी हो जाएगा। देखो जब ये एरिया बहुत छोटा होता है ना, जब ये थिकनेस बहुत कम होती है,
तो इस एरिया को हम लोग पाई dt बोल देते हैं। वैसे तो ये एरिया होना चाहिए π/4 d आउटर स्क्वायर माइनस d इनर स्क्वायर, लेकिन अगर थिकनेस बहुत कम है देन वी कंसिडर द एरिया टू बी पाई dt। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? अगर ये थिकनेस बहुत कम है तो मैं इस एरिया को, ये जो एरिया मिल रहा है ना हॉलो सर्कल, इसको हम पाई dt बोलते हैं। तो ये ग्रीन वाला जो हॉलो सर्कल है इसके एरिया को हम बोल देते हैं पाई dt। तो ये आ गया राइट साइड का फोर्स। अब लेफ्ट साइड में कितना फोर्स लग रहा है? तो लेफ्ट साइड फोर्स किसकी वजह से आ रहा है? प्रेशर की वजह से आ रहा है। अब प्रेशर की वजह से कितना फोर्स आएगा बेटा? तो प्रेशर जो है वो इस ढक्कन के ऊपर लग रहा है ना, और इस ढक्कन का एरिया क्या होगा? π/4 d स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? प्रेशर जो है वो ढक्कन पे लग रहा है, ढक्कन का एरिया π/4 d स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा ना? वेरी गुड यार शिव शंकर, बहुत बढ़िया। तो पाई पाई कैंसल हो जाएगी, डी डी कैंसल हो जाएगा, तो यहां सिग्मा एल PD/40 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? PD/40 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर हो तो बता देना यार। वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हमने निकाल लिया PD/40, बहुत बढ़िया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की अपार सफलता के बाद अब क्या हम सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस निकाल लें? तो सरकमफेरेंशियल या हुप स्ट्रेस निकालने के लिए अगेन हम वैसा ही एक सिलेंडर बनाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इस बार मैं एक्स डायरेक्शन के प्रेशर को अभी भूल जाता हूं, अभी ना वाई डायरेक्शन का प्रेशर देखो। खाली वाई डायरेक्शन में प्रेशर कुछ इस प्रकार से लग रहा है। वाई डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार से अभी प्रेशर लग रहा है। ठीक है। अगर मैं इस व्यू में देखूं ना इसको तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी प्रेशर कुछ इस प्रकार से लग रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अपर हाफ में प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है और लोअर हाफ में प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहां समेशन ऑफ Fy जो है वो 0 है क्या? अपर हाफ में जितना प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है, देखिए इस हाफ में अगर आप प्रेशर की डायरेक्शन देखोगे ना तो ये ऊपर की तरफ, और इस हाफ में अगर प्रेशर की डायरेक्शन देखोगे ना तो ये नीचे की तरफ है। तो जितना ऊपर की तरफ जा रहा है उतना ही नीचे की तरफ जा रहा है, टोटल फोर्स 0 है। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, आप इसको एक इस तरीके से सेक्शन लेके कट मार दो।
ठीक है, तो कट मारने के बाद अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा क्या? ये आपका प्रेशर था, ठीक है। अब ये जो प्लेन है, अब ये जो प्लेन है और ये जो प्लेन है, इसमें फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं कुछ इस प्रकार से। सिग्मा सी, है ना। ध्यान देना, ये सिलेंडर है, मैंने इस व्यू में बनाया है। वो फोर्सेस किस प्लेन में आ रहे हैं? इस प्लेन में और इस प्लेन में। और मैंने ना दूसरे केस में ना ऐसा व्यू दिखाया है। ये प्लेन और ये प्लेन दिख रहा है क्या आपको? कि मैं फोकस चेंज करूं, ये प्लेन और ये प्लेन। मैंने एक बार ऐसा व्यू बनाया है, ठीक है, तो ये प्लेन दिख रहा है और ये प्लेन, ठीक है। फिर दूसरी बार मैंने ऐसा डायग्राम बनाया ताकि आपको वो प्लेन दिखे। दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन, ठीक है ना। तो ये जो प्लेन है, इनमें फोर्सेस कुछ इस प्रकार से डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे भी समेशन ऑफ एफ वाई जीरो होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समेशन ऑफ एफ वाई जीरो होना चाहिए, यस ऑफ कोर्स होना चाहिए। अब समेशन ऑफ एफ वाई को अगर जीरो करना है तो सिग्मा सी से जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, पी की वजह से फोर्स उतना ही ऊपर होना चाहिए। तो सिग्मा सी मल्टीप्लाइड बाय ये ग्रीन वाला एरिया कितना हो जाएगा दोस्त? व्हाट विल बी दिस ग्रीन वाला एरिया? एल इंटू टी, एल इंटू टी, है ना। ये दो रेक्टेंगल मिल रहे हैं ना भाई, एक रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? एल मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस टी। तो दोनों रेक्टेंगल का टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 2L इंटू टी हो जाएगा। वेरी गुड, दिस विल बी इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू दिस प्रेशर। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए कि ये फोर्स कैसे निकलेगा? प्रेशर इंटू एरिया, कितना ले लोगे? कितना ले लोगे? प्रेशर इंटू एरिया, ये एरिया कितना ले लोगे? कितना एरिया आएगा? फटाफट से बता दो। वेरी गुड शिवशंकर, शिवशंकर लगता है पढ़ के आया है आज।
तो देखो यहां पे प्रेशर की वजह से अगर आप फोर्स का डायरेक्शन देखोगे ना तो सारा फोर्स वाई डायरेक्शन में नहीं है ना, सारा फोर्स वाई डायरेक्शन में नहीं है। अगर मैं देखूं तो प्रेशर की वजह से यहां जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यहां जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यहां जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यहां जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हमें इन सारे फोर्सेस का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, है ना? हमें इन सारे फोर्सेस का वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। और जब भी कर्व्ड सरफेस पे प्रेशर लग रहा हो और आपको सारे फोर्सेस एक डायरेक्शन में चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? प्रेशर को इसके प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई करना चाहिए। हमें किस डायरेक्शन का फोर्स चाहिए? हमें इस एरिया के नॉर्मल फोर्स चाहिए ना, तो आप इसके ऊपर इसका प्रोजेक्शन ले लो। अगर मैं इस कर्व्ड सरफेस का प्रोजेक्शन लूं इस सरफेस पे तो क्या बनेगा बेटा? अगर मैं सिलेंडर को ऊपर से देखूं, अगर मैं इस सिलेंडर को ऊपर से देखूं तो इसकी परछाई कैसी दिखेगी? मुझे एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगी। अगर मैं इस सिलेंडर को ऊपर से देखूं तो ये मुझे एक रेक्टेंगल दिख रहा है, L इंटू डी, L इंटू डी। यस, तो जब भी प्रेशर किसी कर्व्ड सरफेस पे लगता है तो आप कौन सा एरिया कंसीडर करोगे? प्रोजेक्टेड एरिया कंसीडर करोगे, L इंटू डी। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोजेक्टेड एरिया। ओके, तो यहां देखो L L कैंसल हो जाएगा तो सिग्मा सी आ जाएगा PD बाय 2T। सिग्मा सी इज PD बाय 2T। तो हमने यहां सिग्मा L का डेरिवेशन भी कर लिया और सिग्मा C का डेरिवेशन भी कर लिया। अब सिग्मा R निकालने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है? सिग्मा R हमारे पास ऑलरेडी है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान से देखिएगा। अब हमने सिग्मा L, सिग्मा C, सिग्मा R ये कितना है ये तो देख लिया है। अब मैं चाहता हूं आप ना इस एलिमेंट का, मतलब इस सिलेंडर का एक ये टुकड़ा कंसिडर करो, ये वाला टुकड़ा। मैं किस टुकड़े की बात कर रहा हूं दिख रहा है? मैं इस टुकड़े की बात कर रहा हूं, ठीक है? इस टुकड़े का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा क्या? This will be sigma L, this will be sigma C, this will be sigma R। जोड़ पा रहे हो क्या इस टुकड़े को और इस डायग्राम को?
देखिए ये टुकड़ा है, इस टुकड़े में x डायरेक्शन में सिग्मा एल लग रहा था, मैंने लगा दिया x डायरेक्शन में सिग्मा एल। y डायरेक्शन में सिग्मा सी लग रहा था, मैंने लगा दिया y डायरेक्शन में सिग्मा सी। और अंदर से z डायरेक्शन में इसके ऊपर सिग्मा आर लग रहा है, मैंने लगा दिया सिग्मा आर। ठीक है, अगर मैं अभी इस केस में देखूं तो इसके ऊपर कौन सा स्ट्रेस कंडीशन लग रहा है बेटा? ट्राई एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन लग रहा है क्या? इसके ऊपर अभी ट्राई एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन लग रही है क्या? कुछ इस प्रकार की। लेकिन हमें इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करते हैं, अगर मैं अंदर का कोई पॉइंट कंसिडर करूं तो अंदर के पॉइंट पे सिग्मा आर लग रहा है, लेकिन अगर मैं बाहर का कोई पॉइंट कंसिडर करूं तो बाहर सिग्मा आर कितना है मेरे भाई? अगर मैं बाहर का कोई पॉइंट कंसिडर करूं तो बाहर सिग्मा आर कितना है? बाहर सिग्मा आर 0 है ना। तो एट एनी पॉइंट ऑन आउटर सरफेस सिग्मा आर विल बी 0। तो क्या उस केस में मुझे ये चीज मिलेगी? सॉरी गलत कर दिया। क्या उस केस में मुझे ये डायग्राम मिलेगा? ये मैंने क्यों किया, कोई बता सकता है? चलो मैं ही बता देता हूं। ये मैंने अपने फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने के लिए किया। ये मैंने इसलिए किया ताकि मेरा एनालिसिस सिंप्लीफाई हो जाए। ओके, देखो वैसे भी हम यहां एक थिन प्रेशर वेसल कंसिडर कर रहे हैं। थिन प्रेशर वेसल में प्रेशर की वैल्यू बहुत कम होती है। थिन प्रेशर वेसल में प्रेशर की वैल्यू बहुत कम होती है। ओके, और d/t की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो आप वैसे भी अगर कंपेयर करोगे तो सिग्मा एल और सिग्मा सी के कंपैरिजन में सिग्मा आर की वैल्यू बहुत कम है। ध्यान दीजिएगा, सिग्मा एल और सिग्मा सी के कंपैरिजन में सिग्मा आर नेग्लिजिबल है। कैसे नेग्लिजिबल है? देखिए, सिग्मा आर की वैल्यू -p है और सिग्मा एल की वैल्यू जो है वो PD/40 है, सिग्मा सी की वैल्यू PD/2t है। ओके, मान लीजिए d/t की वैल्यू जो है, एक कोई वैल्यू ले लेता हूं मैं, लेट्स से फॉर d/t कोई एक वैल्यू ले लेता हूं मैं, ठीक है। फॉर d/t इक्वल टू, चलिए मैं 50 ले लेता हूं, फॉर d/t इक्वल टू 50। ओके, सिग्मा आर विल बी इक्वल टू व्हाट? -p। सिग्मा एल विल बी इक्वल टू PD/40, यानी कि p/4 इंटू 50 कितना हो जाएगा ये? 12.5p। एंड सिग्मा सी विल बी इक्वल टू PD/2t, यानी p/2 इंटू 50, यानी 25p। तो आपको दिख रहा है सिग्मा आर इज वेरी वेरी लेस देन सिग्मा एल एंड सिग्मा सी। दिख रहा है आपको? लेकिन अगर ये d/t की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होगी तो फिर ये धीरे धीरे डिफरेंस कम हो जाएगा, है ना। ये डिफरेंस जो है वो d/t की बड़ी वैल्यू पे ही आएगा। अगर d/t की वैल्यू जो है वो ज्यादा हुई, यानी d/t मान लीजिए अगर 4 है, तो उस केस में ये कितना हो जाएगा? ये p के बराबर हो जाएगा और ये 2p हो जाएगा। तब सिग्मा आर विल नॉट बी नेग्लिजिबली स्मॉल।
तो डी बाई टी जब बहुत बड़ा हो, यानी कि थिन प्रेशर वेसल हो, तब सिग्मा आर अगर आप ले भी लोगे ना तो भी वो नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो क्या मैं इसको इग्नोर करके अपना कैलकुलेशन कम कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सिग्मा आर नेग्लिजिबल है। वैसे भी आउटर सरफेस पे तो उसकी वैल्यू 0 ही है, इनर सरफेस पे जो है भी तो वो नेग्लिजिबली स्मॉल है। सो लेट्स कंसिडर बाय एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? हम इतने को कंसिडर करते हैं ताकि हमारा बाय एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस बन जाए। ओके, बाय एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस बन जाए। ओके, ठीक है, चलिए अब यहां हमें सिग्मा मैक्सिमम और टाउ मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ध्यान से देखिएगा, दिस इज सिग्मा एल, दिस इज सिग्मा सी। अगर मैं आपको बोलूं इसका मोर सर्कल बनाओ तो आप बना सकते हैं? अगर मैं आपको इसका मोर सर्कल बनाने के लिए बोलूं तो बना सकते हैं? दिस इज सिग्मा, दिस इज टाउ। तो इसका मोर सर्कल कैसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये है मान लीजिए 0, ये है सिग्मा एल, तो ये होगा सिग्मा सी। सिग्मा सी विल बी डबल ऑफ सिग्मा एल, है ना? तो सिग्मा एल और सिग्मा सी के बीच में बनेगा ये मोर सर्कल। कुछ इस प्रकार से बनेगा क्या? दिस इज सिग्मा सी, दिस इज सिग्मा एल। सिग्मा एल और सिग्मा सी के बीच में क्यों बन रहा है? क्योंकि भैया यही आपके प्रिंसिपल स्ट्रेस हैं। इस प्लेन में टाउ 0 है और इस प्लेन में टाउ 0 है। तो बेटा सिग्मा, जिस प्लेन में टाउ 0 होता है उसी प्लेन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। तो दिस इज प्रिंसिपल प्लेन नंबर 1, दिस इज प्रिंसिपल प्लेन नंबर 2।